Assalamu alaikum everyone. I'm your host Najmu Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert, Dr. Sana Roop. Okay, Dr. Sana, first of all, introduce yourself. My name is Ms. Sana Ruth. I am a speech therapist. I am working as a speech therapist since 2007. During my practice, I have worked with different disorder kids with different age groups, and I have worked with adults as well who were suffering with stroke and Parkinson disease. During my practice, I was connected with different organizations. I was including Aga Khan University Hospital as well. Currently, I am doing practice in 3 different organizations. One is an inclusive setup, name is Aziz Begum Memorial School. The second one is Kazim Trust. I'm working over there as a speech consultant. The third one is Little Step, and I'm working over there as a senior speech therapist. ओके आज का जो टॉपिक है वो स्पीच डेवलपमेंट लैंग्वेज के हवाले से है। वैसे हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। ओके मिस सना, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम? सर, जैसे लास्ट हमने बात की थी सेशन में कि जितना जल्दी डायग्नोस हो जाता है उतनी जल्दी हम बच्चे को बेहतर तौर पे थेरेपी जो स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन जो है, इसका मेन मकसद यही होता है टू डायग्नोस अर्ली कि जिस एज में बच्चे की जो चीजें अप्रोप्रिएट डेवलप होना चाहिए वो हुई हैं या नहीं हुई। जैसे अकॉर्डिंग टू द एज एंड माइलस्टोन, अगर बच्चे को फिजिकली वो डिलेड है कि अगर वो टाइम पे क्रॉल नहीं कर रहा, और जैसे बच्चे जब क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो चीजों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो कर रहा है या नहीं कर रहा, वॉकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद जैसे बात करते हैं हम कॉग्निटिव की कि वो सोच रहा है, चीजों को समझ रहा है, नई चीजों को लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। और कम्युनिकेशन में जैसे बोलना, चीजों को समझना, नए अल्फाजों का इस्तेमाल करना। और उसके बाद जो है वो सोशल और इमोशनल के लोगों के साथ वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्राउड में वो कैसा बिहेव कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और सेल्फ हेल्प स्किल जैसे खुद से खाना खाना, कपड़े बदलना, ये एज अप्रोप्रिएट डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। अगर इन जो है वो चीजों में से एक बच्चे के अंदर एक या दो एक साथ जो है वो डेवलप नहीं होते, तो आप फौरन से अपने बच्चे को एक प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाएं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके बच्चे को पूरा डायग्नोस करेगा कि आपके बच्चे को किस एरिया में क्या क्या लैकिंग है। अगर उसको लगेगा कि ये इसकी वॉकिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू द एज, या इसके अंदर स्पीच नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, रिगार्डिंग जो एरियाज हैं वहां पर जो है वो आपके बच्चे को रेफर कर देगा। जैसे अगर बच्चा स्पीच डिलेड है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज देगा। अगर बच्चे की हैंड की ग्रिप नहीं है और वो चीजों को सही से होल्ड नहीं कर पा रहा, उसको इस एरिया में लैकिंग लगेगी, तो वो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेकमेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सना आपसे ये है कि हाउ टू इनकरेज अर्ली स्पीच लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? जैसे हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा बोलना चाहिए बच्चों के साथ, तो इसमें ये सबसे बेस्ट है कि आप बच्चों के साथ बातें करें, जितनी बातें कर सकते हैं बच्चों के साथ आप बातें करें। और किसी भी उनकी एक पसंदीदा चीज के बारे में बात करें। सपोज के बहुत सारे बच्चों को डक अच्छी लगती है, या उन्हें कैट पसंद है या काव पसंद है, तो सपोज कर लिया उसे डक पसंद है तो हाँ, डक कैसे बोलती है, डक क्वैक क्वैक करती है, डक पानी में स्विमिंग करती है। और डक जो है वो देखो कि उसको दिखाएं, उसको पॉन्ड में कि डक पॉन्ड में स्विमिंग करती है, और इस तरह से रिलेटेड उससे बात करें। और अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है और आप वो नहीं बोल पा रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि उसका इंटरेस्ट किसी चीज में है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी इंटरेस्ट को समझकर उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें करोगे। आपको समझ तो बहुत सारी मदर्स को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि बच्चों के जेस्चर से या उनकी मूवमेंट से पता चल जाता है कि वो उनका बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करो, उसके साथ बात करो। और इसमें जो है वो सिर्फ बातें ही नहीं करनी है, बल्कि आपने जब बच्चे के साथ बात करेंगे तो आप मुकम्मल तौर पे बच्चे को जो है वो देखेंगे, बच्चे को आई कांटेक्ट करेंगे, बच्चे के ऊपर आप बच्चे को पूरा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चा बात कर रहा है और आप इधर देख रहे हैं, हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ ये डक है और ये ऐसा।
ऐसे नहीं है, आपने उसको पूरा आई कांटेक्ट करना है, आपने पूरा उसको देखना है, आपने उसको ये फील करवाना है कि आप जो बोल रहे हो या जो मम्मी आपसे बात कर रही है, बाबा, वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपसे कर रहे हैं और आपकी सुन भी रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी वर्ड स्टार की, कि उसके दो मीनिंग होते हैं लेकिन दोनों अलग होते हैं। एक हम किसी सेलिब्रिटी को स्टार भी बोल सकते हैं, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो हो आसमान पे स्टार है। उसी तरीके से अगर हम वर्ड ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, उसके सामने ऑरेंज को कट करें, आप ऑरेंज का जूस भी निकालें और उसे ऑरेंज कलर भी बताएं, और फिर आप उसे बोलें कि ये देखो ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का ऑरेंज है, और ये देखो ये कलर ऑरेंज है, यानी दोनों उसको दिखाएं। वो आइडेंटिफाई कर सके कि ऑरेंज जो है वो बस ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज एक फ्रूट भी है और एक कलर जो है वो भी ऑरेंज है। फिर इसमें आपने क्या करना है कि आपको समझ आ गई कि आपके बच्चे ने बोला है कोई वर्ड, तो आपने उसको डिफरेंटली यूज करना है। सपोज करें कि अगर आपको समझ आ गई कि वो एप्पल मांग रहा है, तो आप उससे कहेंगे डू यू वांट एप्पल, डू यू वांट रेड एप्पल, यानी या आप यूं कह ले कि आपको एप्पल चाहिए, आपको रेड एप्पल चाहिए। यानी आपने वो वर्ड एप्पल जो है वो शॉर्ट सेंटेंसेस में मुख्तलिफ तरीके से यूज किया। और उसके बाद इसके अलावा आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग करें, स्टोरी रीडिंग करें। और सिर्फ रीड नहीं करें, आप उसको जैसे स्टोरी में जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना, जैसे अगर कोई बच्चा डर रहा है किसी चीज से, तो डरता है तो उसके बाद आप वैसा स्केरी फेस बनाओ, और अगर कोई हैप्पी मूवमेंट आ रही है तो ऐसे आप हैप्पी होकर उसको बताओ। इससे क्या होता है कि बच्चे को फैसिलिटेटिव लैंग्वेज भी उससे इंक्रीज होती है, वो इमोशंस को, वो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी लर्न करता है। अब जैसे आप देखोगे कि हम एप्पल खा रहे हैं, सपोज मैंने एप्पल शो किया बच्चे को, तो मैं क्या बोलूंगी, यामी यामी रेड एप्पल। अब वो जो यामी यामी का वर्ड है ना, वो फैसिलिटेटिव लैंग्वेज है। यानी मैंने बच्चे को ये बताया कि अगर हम किसी चीज के जो जायके का और उसके जो खा के हमें जो फीलिंग्स होती हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं जो मिलकर बच्चे को मोटिवेट करती हैं। ओके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पेरेंट्स का जो है बच्चों के साथ फोकस अच्छा होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि मदर जो है वो एक तरफ खाना बना रही हैं और या मोबाइल ली हुई हैं और वो बच्चे की बात जाहिर बात है तवज्जो नहीं देंगी, तो बच्चा भी इसी तरह वो फोकस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सना ये है कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट स्पीच डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसमें इस सवाल में ये है कि जैसे पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि अगर स्पीच डिलेड है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चा बोल जाएगा। जैसे हर बच्चा एक दूसरे से वेरी करता है, बहुत सारों की इनहेरिटेड भी होती है कि वो लेट बोलते हैं। लेकिन स्पीच टाइम पे डेवलप होने से फायदा क्या होता है, बच्चा जो है वो सोचता है, समझता है, चीजों को सीखता है, खुद को उसको एक्सप्रेस करने का एक वे मिलता है। अगर वो टाइम पे बोलना सीखता है, बच्चे के अंदर जो बिहेवियर टैंट्रम्स आते हैं वो नहीं होते, और बच्चा बेहतर तौर पे खुद को जो है सोशली जो है वो इंटरेक्ट कर पाता है, लोगों से मिल पाता है। इसलिए स्पीच एंड लैंग्वेज का एज अप्रोप्रिएट डेवलप करवाना या उसका अर्ली इंटरवेंशन करके प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल केयर वालों से मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। ओके, डॉक्टर साहब मेरे पास जो है वो कुछ पेरेंट्स की जो हैं वो क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपसे इस सेशन में जो है वो पूछना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू इंक्रीज ओरल मोटर स्ट्रेंथ। ओरल मोटर स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ओरल मोटर है क्या। ओरल मोटर है हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की, कि हमारे लिप, जॉ, टीथ और इन सब चीजों की मूवमेंट को जो है हम कहते हैं ओरल मोटर। और इसमें होते हैं दो तरह के, एक होते सेंसरी ओरल मोटर, एक ओरल मोटर। ओरल मोटर तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, जॉ, टीथ और ये सब है,
उसी तरीके से जो सेंसरी होता है उसमें क्या होता है कि जो हमने खाना मुंह में डाला बच्चे ने, उसका जो टेक्सचर है, कि जिसकी हीट है, वो हमारे जो टिश्यूज हैं हमारे माउथ के, वो क्या सिग्नल ब्रेन को भेज रहे हैं, ये होता है सेंसरी। और अगर आपके बच्चे को ये दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, मुंह की मूवमेंट में या जुबान की मूवमेंट में, और अगर वो खाना वगैरह मुंह में रखता है और एकदम से उसको उकाई आ जाती है, या वो वॉमिटिंग करता है, या वो मुंह में रख के ऐसे ऐसे करता है, तो इट मीन उसको जो है वो ओरल सेंसरी ओरल मोटर इशू है। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जो है वो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होती हैं। सपोज करें अगर किसी बच्चे का लिप क्लोजर अच्छा नहीं है, तो हम उसको लिप्स के एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और उससे बैबलिंग करवाते हैं, उसे पाउट करवाते हैं यूं करके, और उसकी जगह उसके साथ हम उसको स्मैक करवाते हैं ऐसे, और क्वैक क्वैक का साउंड निकलवाते हैं। और इस तरीके से अगर बच्चा जो है वो अपनी जुबान को ऊपर नहीं लगा पा रहा, यानी दांतों के पीछे, तो हम उसकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि कोई भी चीज, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि यहाँ लगा दें, और वो उसको थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करे। लेकिन अगर बच्चा नहीं कर पाता, तो फिर हम विद द सपोर्ट ऑफ टंग डिप्रेसर हम थोड़ी देर के लिए उसकी टंग को ऊपर रखते हैं। तो ओरल मोटर जो है वो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस के जरिए से बहुत बेहतर हो जाता है। ओके डॉक्टर सना, ये बताएं कि ओरल ओरल मोटर प्रॉब्लम्स भी फिक्स्ड, उसे हम सही कर सकते हैं? हम इसे सही कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले हमें ये देखना होता है कि प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से है। क्योंकि बच्चों में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इतना जल्दी पता नहीं चलता उसके कॉजेस। बड़ों में अगर हो रहे हैं ना ओरल मोटर या सेंसरी प्रॉब्लम, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो स्ट्रोक के बाद हो रहा है, या कोई हेड ट्रॉमा हुआ, तो इस वजह से उनको सेंसरी ओरल मोटर प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों के अंदर अगर ये सेंसरी वाला इशू आता है, तो इसके कॉजेज जो है वो इतने क्लियर नहीं होते, और जो है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। लेकिन अगर कोई ब्रेन की इंजरी है, ऑपरेशन हुआ है, बच्चा बहुत ज्यादा ट्यूब फीड पे रहा है, तो उसको ओरल मोटर का प्रॉब्लम भी होगा, और उसको सेंसरी ओरल मोटर भी होगा। तो ये फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे हम प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो हम फिर उनको डायग्नोस करके, उनको, जैसे मैंने आपको पहले वाले सवाल में एक्सप्लेन किया, हम उनको एक्सरसाइजेस करवा के, और फिर उनको जो है वो करते। लेकिन जो होते हैं ना विद ब्रेन इंजरीज, या फिर जो जो जिन बच्चों को थोड़ी ज्यादा देर एनजी ट्यूब लगती है, या इस तरह की चीजें होती है, उनके रिजल्ट थोड़े स्लो होते हैं। लेकिन आते हैं रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं आते, लेकिन थोड़े देर से आते हैं। ओके आपने मुझे वर्बली तो बताया कि कॉजेज क्या होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी कि एडल्ट्स और पीड्स दोनों में, कि व्हाट कॉजेज वीक ओरल मसल्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो कॉजेज हैं वो यही हैं कि अगर बड़े हैं तो वो अचानक से उनको अगर स्ट्रोक हो जाता है, तो होता क्या है कि उनको खाने का डिसऑर्डर हो जाता है। उनका जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं हमारे माउथ में कि अब आपने च्यू करना है, अब आपने आपके मुंह में खाना आ चुका है, अब आपने इसको बोलस बनेगा, अब जुबान की मूवमेंट होगी, वो पीछे जाएगा, तो ये सब वीक हो जाता है। और जिसकी वजह से वो अपने प्रॉपरली इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो ट्रॉमा में भी सेम यही कंडीशन होती है बड़ों में। और जो बच्चों का, मैं ऑलरेडी आपको बताया है कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं पता चलते कि ये हुआ क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लिप क्लोजर का मसला होता है, और वो आपने देखा होगा अक्सर उनके लिप थोड़े से ओपन होते हैं। तो फिर उसके बाद उनको बी का और एम का और पी का साउंड निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसी तरीके से अगर बच्चा जो है वो थोड़ी जैसे आपने कुछ डिजीजेस का सुना होगा जिनमें जो है बच्चों को ड्यू टू सम रीजंस उनको एनजी ट्यूब लगती है कि वो मदर फीड नहीं ले पाते, माउथ फीड नहीं लेते। तो उसमें क्या होता है कि उनके मसल जो है थोड़े वीक हो जाते हैं, ब्रेन से इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होती जो ब्रेन से वो सिग्नल्स पकड़े, और उसकी वजह से जो प्रॉपर जो हमारा एक नेचुरल होता है कि हम लिप को बंद करें और पूरा परफॉर्म करें अपने खाने के सिस्टम को, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। ओके मुझे ये बात पूछना है कि व्हाट इज ओरल मोटर मोटर डिफिकल्टी, ये भी हम इसी में इंक्लूड कर दें? ओरल मोटर डिफिकल्टी यही है कि ये इसी तरह से होता है कि आपके बच्चे को जॉ में प्रॉब्लम हो रही है, जो है वो आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली अपनी टंग को मूव नहीं कर रहा। जैसे
क्योंकि ये देखो एक बहुत ही वाइड किस्म का टॉपिक है, इसको इन शॉर्टली अगर हम समराइज करें तो फिर ये बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हो जाता है। अच्छा अच्छा, मुझे एक मदर का क्वेश्चन आया है, क्योंकि हम हम्म। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जो खाना चबाने का जो वो है वो भी स्पीच में ही आता है। तो हम्म। वो ये पूछना चाह रही थी कि जिन बच्चों को च्यू करने में मसला होता है तो उनको कैसे च्यू करवाया जाए। च्यू करने का जो प्रॉब्लम होता है ना, तो देखो पहले होता क्या है कि हम उनको सॉफ्ट चीजें देते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा एकदम से सॉफ्ट चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो आप नेट पे अगर लिखोगे ना ओरल मोटर एक्सरसाइजेस के लिए ओरल मोटर हैमर, प्लास्टिक हैमर, तो एक हैमर होती है वो उस इस तरह से यूं ऐसे हैमर की तरह बनी होती है, उसको आप यहाँ पे अपने ऐसे फिक्स करते हो और यहाँ पे जॉ के अंदर उससे बाइट करवाते हो ऐसे। और उसके बाद जो होता है उसके गम्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं च्यूइंग के लिए, ये सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है। फिर उसके बाद जैसे बनाना हो गया, बनाना हार्मफुल नहीं है, तो वो हम थोड़ा सा बच्चे के मुंह में देते हैं कि वो उसको यहाँ पे रखे, क्योंकि देखो किसी जैसे लिक्विड है उसको हमको स्वॉलो करना आसान है, उसको हमको च्यू ही नहीं करना, तो मेहनत नहीं है। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना, तो हमें उसे चबाना है, हमें बाइट करनी है, फिर उसे च्यू करके उसका बोलस बनेगा और फिर वो पीछे जाएगा। तो उसके लिए हमें ऐसी चीजें स्टार्टिंग में लेनी होती है जिससे बच्चे को चोकिंग ना हो, कोई ऐसा हार्म नहीं हो। तो उसके लिए बनाना लेते हैं या फिर सॉफ्ट खरबूजा हो गया वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप कोई भी सॉफ्ट जैसे फ्रूट है होते हैं जो आपको हार्मफुल नहीं होते, हल्का सा सेब ले लिया थोड़े से एक दो बाइट्स करने के लिए, वो आपने ले लिया, तो उसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जो है वो हम उसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि आइदर बच्चा एक्सेप्ट कर भी रहा है उसको कि नहीं कर रहा, उसको कोई लाइक वो चीज से एलर्जिक तो नहीं है, या उसको कोई ऐसी सेंसरी इश्यूज तो नहीं है कि वो अगर उसके मुंह में हम जो है वो भी चीज डालेंगे तो वो कोई गैग ना कर दे या वॉमिटिंग ना हो जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये चीजें फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनके अंडर सुपरविजन ही इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि बच्चों को जब लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट से हम सॉलिड पर लेकर आए तो हम स्टार्टिंग जो है वो सॉफ्ट डाइट से करवाएं, जैसे केला हम्म। हो गया, उससे करवाएं, डायरेक्टली बहुत सॉलिड चीज उनको ना दें। बिल्कुल, उससे च्यूइंग और वो चोकिंग का जो है वो बहुत खर्चा डर रहता है। अच्छा, हम आ जाते हैं हियरिंग इश्यूज के उस पे। अगर बच्चे को हियरिंग इश्यूज हों तो क्या इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है? ये भी वेरी करता है बच्चे की एज का कि आपने कब डायग्नोज करवाया है, आपके बच्चे को कब हेयरिंग एड लगा है और उसको कितना लॉस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, प्रोफाउंड है, और आप कितना फ्रिक्वेंटली थेरेपीज ले रहे हो, कितना आप अपने बच्चों को प्रॉपरली जो आपके थेरेपिस्ट आपको प्लान दे रहे हैं उनसे रिलेटेड वो फॉलो कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के भी देखे हैं जो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। और इसमें थेरेपीज पे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यस रिजल्ट्स आते हैं। अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि जितनी जल्दी आप बच्चा डायग्नोस होगा अपनी प्रॉब्लम के साथ, जितनी जल्दी आप हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे, उतनी जल्दी आपके बच्चे का मसला सॉर्ट आउट होगा। अच्छा, एक मदर ने ये पूछा है कि हेयरिंग एड जो होते हैं इम्प्लांट के बाद बच्चा बोल सकता है? कॉकलिया इम्प्लांटेशन, जी जी। हाँ कॉकलिया इम्प्लांटेशन के बाद बच्चे बोल पड़ते हैं, लेकिन उसमें अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट है और एज ग्रुप उन्होंने मेंशन की है। नहीं, एज उन्होंने अब मेंशन नहीं की, उन्होंने सिर्फ सवाल किया था कि कोकलियर इम्प्लांट जो है वो बच्चों में अगर लगाई जाती है तो क्या बच्चा बोल सकता है। और दूसरा उन्होंने ये भी पूछा था कि कोकलियर इम्प्लांट और हेयरिंग डिवाइस किन बच्चों में लगाई जाती है। कॉकलिया इम्प्लांटेशन उनको लगाया जाता है जिनका बिल्कुल सेंसरी जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, यानी कि उनको हेयरिंग एड से कोई फायदा नहीं होता, वो प्रोफाउंड से जो है वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है, उनको मोस्टली प्रेफर किया जाता है कॉकलिया इम्प्लांटेशन का। और या फिर जो हेयरिंग एड्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सिवियर के बच्चों को हेयरिंग एड्स लगाए जाते हैं। लेकिन आजकल काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं हेयरिंग एड्स, लेकिन जैसे अगर पेरेंट्स को बच्चे के बायलैटरल हेयरिंग लॉस है तो फिर वो किसी एक कान में जिसमें बेहतर हेयरिंग होती है वहां लगा के तो बच्चे को थेरेपीज करवाते हैं। तो यस,
इन दोनों से ही फायदा होता है, और दोनों को ऑडियोलॉजिस्ट चेक करके और फिर बताते हैं कि किस बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांटेशन होना है और किस बच्चे के लिए जो है वो हेयरिंग एड जो है वो बेनिफिशियल है। अच्छा मिस है ना, मुझे ये पूछना है कि जो बच्चे राल टपकाते हैं उसकी वजह क्या होती है? वो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैंने आपसे अभी जब हम ओरल मोटर की बात कर रहे थे तो लिप क्लोजर खराब होता है। तो लिप क्लोजर जब खराब होता है और उनको ये फील नहीं होता कि उनके यहाँ से कुछ ड्रूल हो रहा है, जैसे अगर मेरे और आपके कुछ यहाँ पे लगेगा तो हमको एकदम से फील होता है कि यहाँ पे कुछ है, और हम एकदम से उसको ऐसे साफ करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उन बच्चों को सेंसेस नहीं हो पाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो एक तो वो मसल की वीकनेस होती है, लिप क्लोजर नहीं सही होता इस वजह से, और दूसरा वो थूक जो हमारा स्लाइवा होता है उसको प्रॉपरली स्वॉलो नहीं करते हैं, वो उसको बाहर निकालते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ओरल मोटर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस से ही ठीक होता है। अच्छा, आप कुछ एक्सरसाइज मुझे बताना चाहेंगी कि अर्ली बेसिक्स कुछ एक्सरसाइजेज हों? रिगार्डिंग हाँ ड्रूलिंग, जी जी। हाँ श्योर। सबसे पहले ऐसा होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि जैसे आप एक लोशन ले लें, बेबी लोशन, और उसको आपने अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर पे लगाया यहाँ पे, और आपने उसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको मूव किया। ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो गॉस पीस होता है ठंडा, उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐसे ऐसे लगाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम चीक्स का भी मसाज करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर जॉ को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, और फिर हम बहुत ज्यादा बच्चे को ऐसे स्मैक करवाते हैं, बहुत ज्यादा पाउट करवाते हैं, ताकि जो जितना ज्यादा उसके लिप्स के मसल्स मूव होंगे ना, उतना ज्यादा वो काम करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, और उनका जो लिप क्लोजर है वो बेहतर होगा। और बार बार बच्चे को बोलते रहें कि ऐसे स्वॉलो करो, ऐसे स्वॉलो करो, यानी सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। ठीक। अच्छा मिस सना, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज ओरल हाइपोटोनिया? ये एक मदर का क्वेश्चन आया है। हाइपोटोनिक मसल जो होते हैं, जी, हाइपोटोनिया ये होता है, एग्जैक्टली। इसको एक्चुअली कहा जाता है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, जिसका मतलब ये है कि मसल्स थोड़े ऐसे ढीले ढीले होते हैं। आपने सीपी बच्चों में और डाउन सिंड्रोम बच्चों में अक्सर देखा होगा कि उनके मसल्स एक्चुअली होते हैं फ्लॉपी मसल्स। तो इसके लिए भी ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होती हैं, और वो इनको बहुत ज्यादा बेहतर कर देते हैं। ठीक। अच्छा, एक मदर ने मुझसे पूछा है कि उनका जो बेटा है वो है 14 इयर्स का, तो वो ये पूछना चाह रही है बच्चों की आर्टिकुलेशन कैसे बेहतर हो सकती है? 14 ईयर्स का है वो। जी। उसकी देखो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन के हमारे जॉ, टंग, लिप, और जो है इन सब की मूवमेंट। तो पहले मूवमेंट देखी जाएगी कि उसके मसल जो हैं वो किस तरह के हैं, स्टिफ हैं या फ्लॉपी हैं या नॉर्मल हैं। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा वो कौन से साउंड को प्रोनाउंस करने में उसको मसला हो रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू साउंड डायग्नोज जब होगा तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आर्टिकुलेशन जो है वो बेहतर हो जाता है प्रॉपर थेरेपी से। ठीक। अच्छा, इन्हीं मदर का है बच्चा जो है वो डाउन है, और वो एज 14, तो वो ये पूछना चाह रही है कि इन व्हाट एज वी कैन टेक स्पीच थेरेपी? वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है। जी। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपको पता चल गया, आप 2 पॉइंट का जैसे ही 2 इयर्स का बच्चा होता है या एटलीस्ट 1.5 ईयर का बच्चा होता है, आप फॉरेन थेरेपिस्ट के पास जाएं, हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। जैसे बहुत सारे लोग कहते नहीं 3 साल के बाद हम थेरेपी करवाएंगे, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 0 to 3 इयर्स बच्चे का दिमाग जो है वो लैंग्वेज बना लेता है। तो आप जितना जल्दी अपने बच्चे को स्टार्ट करवाओगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं, पहले प्ले थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी के बाद फिर आप बाकी थेरेपीज करते हैं, जो हम स्पीच थेरेपी जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें जितनी जल्दी हमारे पास बच्चा आ जाता है उतनी जल्दी हम उसके साथ काम शुरू करके और फिर उसके रिजल्ट हम लाते हैं। अच्छा, और कब तक उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो 14 इयर्स तक अब तक करवाती आ रही हैं, तो कब तक करवाएंगे? अगर उनके लिए पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल फॉर देम, तो एक दफा विजिट कर लें मुझे।
क्योंकि सहर बिना बच्चे को देखे मैं इतना डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब तक बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं पाता या इस एबल नहीं होता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तब तक आप जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे राब्ते में रहें और उनसे कनेक्टेड रहें, ताकि बिल्कुल। वो बच्चे को बेहतर तौर पे हेल्प आउट कर सके। अच्छा सनम, मुझे एक और है, ये वैसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मदर ने पूछा है, तो वो पूछना चाह रही हैं हम्म। कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं लेकिन वो अभी डायग्नोज नहीं है, तो हम्म। वो ये पूछना चाह रही हैं कि बच्चा बोलता है, कभी कभी वो मामा बाबा बोल देता है, लेकिन कभी वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बोलता नहीं है। तो क्या वो भूल जाता है या वो उसके माइंड में वो लफ्ज रहता नहीं है? वो इस चीज में बड़ी कंफ्यूज है, तो बच्चे को किस तरह बुलवाएं वो? होता क्या है देखो, सर अगर वो बच्चा डायग्नोस नहीं है तो 3 साल से पहले तो उसको ऑटिज्म कोई भी डायग्नोस नहीं करेगा। ये एक प्रोफेशनली एक चीज होती है। तो अगर उनको कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास चले जाएं, पहली बात। और दूसरी बात, होता क्या है कि बच्चे को वर्ड समटाइम मामा पता होता है, लेकिन वो उसको जर्नलाइज नहीं कर पाता। जैसे वर्ड मामा को एक पर्सन से एसोसिएट करना कि ये मेरी मामा है, वो बच्चे कभी कभी उसको वहां एसोसिएट नहीं कर पाते, यानी वो जर्नलाइज नहीं कर पाते कि ये मम्मा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और फिर जो है वो आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये मेरी मम्मा है, और वो फिर बोलना, तो उसमें होता है। और कभी कभी ब्रेन कोऑर्डिनेशन का भी इशू होता है कि सिग्नल ब्रेन से प्रॉपरली नहीं आ रहे होते। तो बच्चा जो है वो जब जैसे होता है ना, एकदम से बोल दिया, लेकिन फिर जब आपने कहा कि बोलो मामा, तो वो नहीं बोल पाता। तो ये ठीक। प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। वो भूलते नहीं है, सही। उनकी परमानेंट मेमोरी में होता है, लेकिन बस वो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे यूं ब्रिज है, ब्रिज एक टूटा हुआ है, उसमें गैप है, तो इसलिए तो हम थेरेपिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि वो जो ब्रिज का होल है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक। बहुत शुक्रिया सना, मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं ऑन एंड ऑफ वो बच्चों की थेरेपीज करवाते हैं बाज़ दफा, क्योंकि वो समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। स्पीच में लेके गए हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी 2 साल करवाई, 3 साल करवाई, फिर रोक दी, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद। तो ये बच्चे के लिए सही है डिसीजन, या उन्होंने प्रॉपर उनको करवाना चाहिए, और कब तक करवाना चाहिए? इसके बारे अब में देखो, मुझे आपसे पूछना है। हाँ ये देखो, अब बहुत सारे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं एज ए स्पीच थेरेपिस्ट। मेरे इस ड्यूरिंग प्रैक्टिस में तकरीबन 5-5 साल भी मैंने बच्चों की थेरेपी की है, 4-4 साल भी की है, 2-2 साल भी की है। कुछ बच्चे 1 साल में बोलने लग गए थे। पेरेंट्स को थेरेपिस्ट को पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि कभी कभी बच्चे थोड़ा रिजल्ट लाने में देर लगाते हैं। वो उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी ब्रेन की लर्निंग एबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना आपकी चीजों को परसीव कर रहे हैं और वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, हो सकता है कि अगर आप जो मैं यहाँ पे एक बात आपको ज्यादा उसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत सारे क्वैक्स भी होते हैं। एंड यू नो दैट क्वैक्स की, जैसे मैं एक सीनियर हूँ, तो मेरे अंडर किसी ने काम कर लिया, उसने देख लिया कि कैसे मैं थेरेपी करवा रही हूँ या मैं क्या चीजें यूज कर रही हूँ, तो वही उन्होंने कहीं और जाके बैठ गया अपने आप को ये बोल के कि आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट, और वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो पेरेंट्स को पहले तो ये देखना चाहिए कि आइदर दे आर प्रोफेशनल, दे आर जेन्युइनली प्रोफेशनल, और दे आर क्विक्स। ये ओके। पेरेंट्स का राइट है, इस चीज को देखें वो। फिर उसके बाद बिल्कुल। डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन योर चाइल्ड। चाहे वो प्रोफेशनल ज्यादा चार्ज कर रहा है, अगर वो हेल्पफुल है तो यू हैव टू गो देयर। आपको एक प्रॉपर क्वालिफाइड डिग्री होल्डर जो प्रोफेशनल होता है उसी के पास जाना चाहिए, ताकि वो बेहतर तौर पे आपके बच्चों को एक्सप्लेन करें। और फिर थोड़ी बहुत बात करते रहें अपने थेरेपिस्ट के साथ। और उसके बाद देखो, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं दे आर नॉट मैजिशियन, दे डोंट हैव एनी वॉन्ट के वो ऐसे एब्राकडाब्रा करेंगे और एकदम से बच्चा बोल पड़ेगा। इट टेक्स टाइम। और ये एक ट्रायंगल है, ये एक ग्रुप है जिसमें थेरेपिस्ट इंक्लूड होता है, उसकी फैमिली इंक्लूड होती है, उसकी बच्चे की, उसके पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, ये सब मिल काम करते हैं।
तो रिजल्ट आते हैं। और आप यकीन करो मेरी प्रैक्टिस में जिन मदर्स ने मेरे साथ 100% कोऑपरेट किया है, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर 100% प्लान फॉलो किया है, आप यकीन करें वो आज भी मुझे गुड वर्ड्स में याद करते हैं। और उनके बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो खुदा पाक के फजल से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो प्रोग्रेस है। अच्छा, मुझे सना है आपने ये बात की, तो मुझे एक और क्वेश्चन मुझे आया कि स्पीच श्योर श्योर। थेरेपी जो है, बाज थेरेपिस्ट जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे बुलाते हैं। तो क्या जरूरी है कि रेगुलर यानी रोज करवाना सेशन, या आप कहती हैं कि वीक में 2 डेज होना चाहिए, 3 डेज होना चाहिए? तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि जाहिर बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पेरेंट्स और थेरेपिस्ट के दरमियान में? होता क्या है, सपोज करें मैंने एक बच्चे की थेरेपी की है, वो जहाँ मैं बैठती हूँ एज अ कंसल्टेंट, वहाँ पे ट्वाइस अ वीक आता है। लेकिन एक बच्चा वहाँ पे थ्राइस अ वीक आता है, तो थ्राइस अ वीक वाला जल्दी रिस्पॉन्स दे देगा और ट्वाइस अ वीक वाला थोड़ा कम देर में रिस्पॉन्स देगा, लेकिन देगा, क्योंकि वो कम आ रहा है मेरे पास। होता क्या है कि अगर आप बच्चे को नीड है 4 डेज अ वीक की, तो आप 4 डेज अ वीक मंगवाओ, बुलवाएं बच्चे को। पहले आप अगर ज्यादा बुलवाते हैं बच्चे को, जैसे 5 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक, तो जैसे जैसे बच्चे की प्रोग्रेस आती है ना, तो आप डेज थोड़े कम करते जाते हो। 4 से आप 5 से 4 पे चले जाते हो, और फिर 4 से आप 3 पे आ जाते हो, यानी कि 4 डेज अ वीक, फिर थ्राइस अ वीक, और फिर आप ट्वाइस अ वीक पे आ जाते हो, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो मेंटेन रहे और सस्टेन रहे। लेकिन यस, यू आर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर मैं उन मदर्स के साथ एक प्रॉमिस लेती हूँ बड़े प्यार से कि ठीक है, आप मुझसे प्रॉमिस करो, जो मैं आपको कह रही हूँ वो आपने 100% घर पे फॉलो करना है। और खुदा पाक का शुक्र है, फिर वो फॉलो भी करती हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि थेरेपिस्ट खुद भी जो है वो गाइड करते हैं कि उन बच्चों को घर पे उन्होंने क्या क्या करवाना है, ताकि बच्चे की रिकवरी जो है वो रहे। ये नहीं है कि सिर्फ जब बच्चा जो है वो सेशन लेने आए सिर्फ उसी वक्त करें और फिर उसके बाद छोड़ दें। घर पे भी वो चीजें उनको करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले आए या किसी भी थेरेपिस्ट के पास ले आए और उन्होंने उसी वक्त करवाई, फिर उसके बाद घर जाके बच्चे को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्या ना, कि वी आर नॉट मैजिशियंस, और हम वन मैन शो नहीं कर सकते। जैसे मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दूं कि मैं वेरी क्वालिफाइड, आई एम वेरी एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट, और बस अब तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी आर टीम। क्योंकि बच्चा कितनी देर, 45 मिनट, हद 1 आवर मेरे पास रहेगा, बाकी के जो 23 आवर्स हैं वो तो अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। वी हैव बिल्कुल। टू प्रिपेयर पेरेंट्स एंड वी हैव टू एजुकेट देम, तभी तो बच्चे रिजल्ट्स देंगे हमें। बिल्कुल, यानी कि ये काम जो है कोऑर्डिनेशन से टीम वर्क के तौर पर हो तो बहुत ज्यादा और बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा और रिजल्ट आएगा। थैंक यू बिल्कुल। डॉक्टर, थैंक यू मिस सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना डीपली और डिटेल में हमको गाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेश्चन करने हैं या कोई सजेशन देनी है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।